नेक्स्ट अपन यहां पर देखेंगे इमल्शंस। इमल्शन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। यहां पर डीएम क्या होता है, लिक्विड, डीपीबी क्या होता है, लिक्विड। इमल्शन के यहां पर दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर और सेकेंड टाइप होता है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। इसको अपन ऑयल इन वाटर टाइप भी बोलते हैं और इसको अपन वाटर इन ऑयल टाइप भी बोलते हैं। अगर मैं ऑयल इन वाटर टाइप की बात करूं तो नाम से समझ में आ रहा है ऑयल कहां पर है, वाटर के अंदर, मतलब डीएम क्या हो जाएगा, वाटर। इन दिस वाटर एक्ट्स एज अ डीएम। अगर मैं वाटर इन ऑयल टाइप की बात करूं, मतलब वाटर कहां पर है, ऑयल के अंदर, मतलब यहां पर डीएम क्या हो जाएगा, ऑयल। इन दिस ऑयल एक्ट्स एज डीएम। इनकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो ऑयल इन वाटर के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मिल्क, वेनिशिंग क्रीम। सबसे पहले बात करते हैं मिल्क की। दिखता कैसा है, मैंने आपको बताया था, लिक्विड जैसा नजर आता है और लिक्विड भी क्या होता है, वाटर। और उसके अंदर क्या होते हैं, लिक्विड फैट्स होते हैं। लिक्विड फैट्स का मतलब होता है ऑयल। तो मिल्क किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑयल इन वाटर का। वेनिशिंग क्रीम, नाम से मतलब निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि नाम से मतलब निकालोगे तो आपको ऐसा लगेगा जादू ही क्रीम है। ये कोई जादुई क्रीम नहीं है। वेनिशिंग क्रीम जनरली अपन तब यूज करते हैं जब आप फेशियल कराने जाते हैं, तो स्टार्टिंग में वो जो क्रीम अप्लाई करते हैं उसको अपन जनरली वेनिशिंग क्रीम कहते हैं। और क्रीम के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज होगी। तो वेनिशिंग क्रीम दिखती कैसी है, बिल्कुल फ्लूइड टाइप होती है, वाटर होता है और उसके अंदर क्या होता है, ऑयल। इसलिए किसके अंदर आ गया एग्जाम्पल, ऑयल इन वाटर के अंदर एग्जाम्पल आ गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं वाटर इन ऑयल की, मतलब दिखाई कैसा देगा, ऑयल, अंदर क्या होगा, वाटर, घी, या अपन कहते हैं बटर। बटर एग्जाम्पल हो गया। कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम भी कैसी होती है, ऑयली ऑयली होती है, पर अंदर कौन सा कंपोनेंट नजर आता है, अंदर कौन सा फेज नजर आता है, वाटर। अगर मैं बात करूं कॉड लिवर ऑयल की, कॉड लिवर ऑयल भी कैसा नजर आता है, ऑयल, पर अंदर क्या होता है, वाटर। तो ये किसके अंदर कैटेगराइज हो गए, वाटर इन ऑयल के अंदर कैटेगराइज हो गए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑयल और वाटर का इमल्शन होता है वो अनस्टेबल होता है। तो अगर मैं ऑयल और वाटर का जो इमल्शन है उसको थोड़े लंबे समय तक के लिए रख दूं तो ये क्या होते हैं, कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए अपन स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं, एक इंटरफेशियल फिल्म डेवलप करते हैं और ये जो फिल्म होती है ये दोनों कंपोनेंट्स को बाइंड करके रखती है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऑयल और वाटर को क्या करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी एनहेंस हो जाती है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात करूं ऑयल इन वाटर के केस में, तो यहां पर अपन इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं गम्स, प्रोटीन्स, सोप्स एक्सेट्रा। अगर मैं वाटर इन ऑयल के केस में बात करूं इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, तो यहां पर अपन यूज करते हैं हैवी मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैंप ब्लैक एक्सेट्रा। लैंप ब्लैक क्या होता है, जब अपन घर में आरती करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो काला काला धुआं जमा हो जाता है मंदिर के ऊपर की तरफ, तो वो जो काला काला धुआं है जो, उसे अपन कहते हैं लैंप ब्लैक। ठीक है। अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर ये एग्जाम्पल्स याद रखने की जरूरत है क्या? आप खुद देखिए, ये नजर आ रहा होगा GPS, तो ये एग्जाम्पल याद हो गए तो अल्टीमेटली वो एग्जाम्पल भी याद हो गए, क्योंकि ये मुझे याद है। इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम्पल्स वाटर एंड ऑयल के केस में आएंगे। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कुछ भी चीज याद करने को भी नहीं बोली है, ये सारी चीजें अपन समझ रहे हैं। मुझे कुछ याद नहीं करना अभी तक, सिर्फ एक टेबल मैंने आपको याद करने को बोली है, चारकोल वाली। 1 ग्राम चारकोल पे कौन कौन सी गैस एब्जॉर्ब होगी उसका सीक्वेंस याद करने को बोला है, सिर्फ एक टेबल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बेसिस पर अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, दैट इज लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। अब अगर यहां पर अपन देखें तो आपको टर्म नजर आ रही है लायोफिलिक, नाम से मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। ये फिलिक का मतलब होता है लविंग, एफिनिटी, अट्रैक्शन। मतलब डीपी और डीएम के बीच में क्या है, लव, एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, दोनों में बाइंड करने की टेंडेंसी है।
अगर मैं यहां पर वर्ड से मतलब निकालूं लायोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, मतलब हेट्रेड, रिपल्शन, रिपेलिंग, मतलब डीपी और डीएम के बीच में हेट्रेड है, रिपेलिंग है, रिपल्शन है। तो अगर मैं इनको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कोलॉइडल सॉल्यूशंस in which the dispersed phase has considerable affinity for the dispersion medium are called lyophilic sol. Solvent loving, मतलब अपन कह सकते हैं लायोफिलिक में डीपी और डीएम के बीच में क्या है, एफिनिटी। डीपी क्या होंगे, सॉल्वेंट लविंग होंगे। अगर मैं बात करूं लायोफोबिक की तो यहां पर क्या होता है, हेट्रेड होता है, ई हेट्रेड। तो मैं कह सकता हूं कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन विच द डिस्पर्स्ड फेज हैज नो एफिनिटी और अट्रैक्शन फॉर द मीडियम और फॉर द सॉल्वेंट आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं, मतलब जो डीपी पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, हीट करते हैं। अगर मैं यहां पर एग्जांपल्स की बात करूं तो लायोफिलिक में एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, डिस्पर्जन ऑफ जिलेटिन, स्टार्च, गम एंड प्रोटीन्स इन वाटर। लायोफोबिक में एग्जांपल्स की बात करूं, मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। एग्जांपल यहां भी याद रखने की जरूरत नहीं है, समझना ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्टार्च, जिलेटिन, जेल, ये सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। तो मैं कह सकता हूं लायोफिलिक का एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। लायोफोबिक के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और लॉजिकली भी सोचो, अगर मैं वाटर के अंदर कोई भी एलिमेंट डालूंगा तो क्या एलिमेंट और वाटर के बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि वो सारे एग्जाम्पल कहां पर आ जाएंगे, लायोफोबिक में। तो इसके अलावा सारे एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वाले कहां आ जाएंगे, लायोफिलिक में। क्लियर है यहां तक। मूव ऑन टू कंपैरिजन ऑफ लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। अब अपन को यहां पर इनके बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल के बारे में अपन जान चुके हैं होते क्या हैं। अब एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को अपन कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके प्रिपरेशन की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रिपरेशन। लायोफिलिक सोल में बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग और वार्मिंग द सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। अब अपन को पता है लायोफिलिक सोल में डीपी और डीएम के बीच में क्या होता है, अफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं जैसे ही डीएम में मैं डीपी पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करूंगा तो होगा क्या, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो डीपी पार्टिकल्स हैं वो पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे। इस अट्रैक्शन के कारण ये डीपी पार्टिकल्स सेटल नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर अगर मुझे लायोफिलिक सोल का प्रिपरेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीपी को किस में डाल दें अपन, डीएम में डाल दें, और सिंपल शेकिंग या वार्मिंग से किसका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, लायोफिलिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं लायोफोबिक सोल की, तो यहां पर मुझे पता है डीपी और डीएम के बीच में एफिनिटी नहीं होती है। अगर मैं डीएम में डीपी पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करूंगा तो सारे डीपी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए अपन स्पेशल मेथड्स कैरी आउट कराते हैं। तो अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली, फुल स्टॉप, स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहां पर दे रखी है स्टेबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। अब स्टेबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी को अपन ढंग से समझेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहां पर मैंने लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के यहां पर मैंने कंटेनर्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब एक चीज ध्यान से समझना, अब जो अपन यहां पर समझने जा रहे हैं ये पूरे कोलॉइड्स का मैं कह सकता हूं एक मैं ब्रीफ देने वाला हूं कि इसके आगे अपन कोलॉइड्स में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका पूरा सरफेस लेवल पर आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। एक बार ये चीज समझ में आ गई आपको तो अल्टीमेटली अपन को इसके बारे में डेप्थ में ही पढ़ना है आगे, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ सुनते रहना, और जब तक पूरा कोलॉइड नहीं खत्म हो जाता तो आपको सिर्फ सुनना ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लायोफिलिक की, तो ये क्या है, डीएम है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसमें क्या कर दिया,
डीपी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है डीपी और डीएम के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर डीपी पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये डीपी पार्टिकल्स पूरे डीएम में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद मुझे डीपी पार्टिकल्स कुछ ऐसे डिस्पर्स होते हुए नजर आएंगे और मुझे पता है जो कोलॉइड्स हैं वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, स्टेट ऑफ डिस्पर्जन इन्वॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, डीपी पार्टिकल्स क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए और किसका फॉर्मेशन हो चुका है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहां पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सिंपली बाय शेकिंग और वार्मिंग, ठीक है। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये सॉल्यूशन स्टेबल है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अगर मैं इस सॉल्यूशन को हल्का फुल्का डिस्टर्ब करने की कोशिश करूं, ये सॉल्यूशन डिस्टर्ब नहीं होगा, ये सॉल्यूशन ब्रेक डाउन नहीं होगा। डिस्टर्ब कैसे करेंगे, सपोज करो मैंने इस सॉल्यूशन में बाहर से स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया या स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज ऐड कर दी, इस सॉल्यूशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए ये सॉल्यूशन स्टेबल या अनस्टेबल। मैं कह सकता हूं लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या होंगे, स्टेबल होंगे, क्लियर है। पर अगर मैंने ठान लिया कि मुझे इसको ब्रेक करना है, इस सॉल्यूशन का ब्रेकडाउन कराना है, तो मुझे यहां पर हाई कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मैंने यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया, हायर कंसंट्रेशन में मैंने इलेक्ट्रोलाइट यहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो होगा क्या, ये सॉल्यूशन ब्रेक हो जाएगा। अब ये कैसे ब्रेक होगा, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, इस रीजनिंग के बारे में अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बस मुझे यहां पर एक ओवरव्यू देना है आपको। बस यहां पर यह दिमाग में होना चाहिए कि लायोफिलिक सोल का ब्रेकडाउन इजीली नहीं होता। अगर ब्रेकडाउन कराना ही है तो अपन को हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैंने हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करा दिया तो होगा ये कि डीपी और डीएम यहां पर अट्रैक्टेड थे, वो सारे डीपी पार्टिकल्स यहां पर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसको सॉल्यूशन बोलेंगे? नहीं, ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ये तो क्या हो चुका है, प्रेसिपिटेट बन चुका है, क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबल है। एक और प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इसको समझना। अगर लायोफिलिक सॉल्यूशन को मैंने हीट करा, अच्छे टेम्परेचर पे हीट करा और इसको ड्राई कर दिया। हीट और ड्राई का मतलब क्या है, जैसे ही मैं हीट करूंगा तो मुझे पता है डीपी और डीएम के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ड्राई करने से क्या होगा, इसका मतलब यह है कि मैं इसमें जितना भी डीएम है वो मैंने सारा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आप मुझे बताइए, हीट और ड्राई करने पर इस कंटेनर में कौन रह जाएंगे, डीपी पार्टिकल्स रह जाएंगे। अब रिवर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मैं इस डीपी पार्टिकल में वापस से एक नया डीएम इंट्रोड्यूस करूं, वो वाला डीएम नहीं, फ्रेश डीएम लेकर आया, उसको मैंने इंट्रोड्यूस करूं और अगर सॉल्यूशन वापस से बन जाए तो मैं कहूंगा इसका नेचर कैसा है, रिवर्सिबल नेचर है। वापस से डीएम इंट्रोड्यूस करने पर अगर कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं तो मैं कह दूंगा इसका नेचर कैसा है, रिवर्सिबल नेचर है। अगर डीएम इंट्रोड्यूस करने पर कंडीशन रिवर्स नहीं होती है तो मैं बोलूंगा इरिवर्सिबल नेचर है। तो अगर मैं यहां पर वापस से डीएम इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये सॉल्यूशन वापस से अपने आप बन जाएगा, मुझे बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी या एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं कह सकता हूं इसका नेचर कैसा है, रिवर्सिबल नेचर है। ये वापस से सॉल्यूशन क्यों बन गया, क्योंकि जब मैंने फ्रेश डीएम इसमें इंट्रोड्यूस कराया तो मुझे पता है डीपी और डीएम के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। वापस से अट्रैक्शन हो जाएगा और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं अपन
लायोफोबिक की। अगर मैं लायोफोबिक की बात करूं तो मुझे पता है यहां पर डीपी और डीएम के बीच में कोई एफिनिटी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, हेट्रेड होती है, रिपेलिंग नेचर होता है। तो अगर मैं यहां पर डीपी इंट्रोड्यूस करता हूं तो होगा क्या, ये जो डीपी पार्टिकल्स हैं, ये सारे डीपी पार्टिकल्स या बॉटम में सेट हो जाएंगे, बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए क्या ये सोल्यूशन है? क्या इसको मैं सोल्यूशन बोलूंगा? नहीं, ये तो क्या है, प्रेसिपिटेट है। अब अगर मुझे सोल्यूशन बनाना है तो अपन ने पढ़ा था इसके प्रिपरेशन में कि स्पेशल मेथड्स कैरी आउट कराने पड़ेंगे, और वो स्पेशल मेथड अपन आगे पढ़ने जाएंगे। तो इनको सोल्यूशन बनाने के लिए अपन को स्पेशल मेथड कैरी कराने पड़ते हैं। अब उस स्पेशल मेथड्स में से एक स्पेशल मेथड मैं यहां पर ले रहा हूं ताकि अपन को यहां पर थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पर आइडिया हो जाए। जो स्पेशल मेथड मैं लेने जा रहा हूं इसके बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस यहां पर आप इसको समझ लीजिए हो क्या रहा है। मैंने यहां पर एक स्पेशल मेथड कैरी आउट कराया ताकि ये क्या बन जाए, सोल्यूशन बन जाए, और उस स्पेशल मेथड का नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं अपन, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रोलाइट भी कौन सा इंट्रोड्यूस करा इसको समझना। मान लो ये प्रेसिपिटेट जो है वो है AgI का, प्रेसिपिटेशन किसका हुआ है, AgI का प्रेसिपिटेशन हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो मैं इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करूंगा वो भी स्पेशल होगा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा, वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करूंगा जिसमें कॉमन आयन होगा। इसका मतलब यह है, अब आप मुझे बताइए यहां पर जो प्रेसिपिटेट बना है उसमें कौन कौन से आयन है, Ag+ और I- आयन है। तो वो वाला इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करूंगा जिसमें या तो Ag+ आयन हो या I- आयन हो। ठीक है, तो Ki भी ले सकता हूं, AgNO3 भी ले सकता हूं। तो मान लो मैंने इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, Ki इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मुझे पता है जब मैं इसमें Ki इंट्रोड्यूस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, K+ और I-। अब ये जो I- है कॉमन आयन है, ये I- क्या होगा, इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एड्सॉर्प्शन किसका होगा, कॉमन आयन का। ये जो प्रेसिपिटेट है ये किसको प्रेफरेंस देगा, ये कॉमन आयन को प्रेफरेंस देगा अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब होने के लिए। अब आप मुझे बताइए ये I- है, मतलब मैं कह सकता हूं हर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ये हर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा। अब अगर इनके बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा तो आप मुझे बताइए क्या ये सेटल डाउन स्टेट में ही रहेंगे या वापस से ऊपर आ जाएंगे। मैं कह सकता हूं यहां पर रिपल्शन होगा तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, और अगर नीचे बैठने की भी कोशिश करेंगे तब भी नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैठने की कोशिश करेंगे रिपल्शन शुरू हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं जितने भी डीपी पार्टिकल्स हैं अब वो क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए इस पूरे सोल्यूशन में। अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर यहां पर K+ भी तो होगा, अपन ने Ki डाला है तो K+ भी तो होगा, K+ इस पूरे सोल्यूशन में घूमता रहेगा। एक्चुअल में होता क्या है, सपोज करो ये AgI का पार्टिकल है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी एड्सॉर्प्शन की, जो कॉमन आयन होगा वो इस पर परमानेंट लेयर बना देगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज हो गया, सारे पार्टिकल क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए। अब K+ हो सकता है इसके साथ अट्रैक्ट भी हो, पर जो K+ होगा वो परमानेंटली इससे अटैच्ड नहीं होगा, वो जुड़ता रहेगा, टूटता रहेगा, जुड़ता रहेगा, टूटता रहेगा। परमानेंट लेयर कौन सी होगी, जो एड्सॉर्ब हुई है। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या बन गया, सोल्यूशन। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कौन सा सोल्यूशन बन गया, लायोफोबिक सोल्यूशन बन गया। अब अगर मैं इस सोल्यूशन की स्टेबिलिटी की बात करूं, ये अनस्टेबल होगा। आप ही देखना, थोड़ी देर में प्रूव करोगे, देखना कैसे। अगर इस सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में मैं और इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं
तो ये सोल्यूशन ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब आप ही मुझे बताइए, ये स्टेबल या अनस्टेबल? स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालने पर ये ब्रेक हो रहा है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा। मतलब अपन कह सकते हैं लायोफोबिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक और चीज अपन देखेंगे। सॉल्यूशन बना है, यहां पर पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब अभी मैंने बोला कि इसको मुझे ब्रेक कराना है, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, तो डाल देते हैं। अब ये ब्रेक कैसे होगा? मुझे पता है अगर मैं कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं उसमें पॉजिटिव आयन भी होगा, नेगेटिव आयन भी होगा। मान लेते हैं मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जिसमें Al+3 आयन्स हैं। कौन से आयन्स हैं? Al+3 आयन्स हैं। AlCl3 मान ले, उसमें Al+3 मिलेगा मुझे। कौन से आयन्स मिले? Al+3। अब आप मुझे बताइए ये सारे पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स इनको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इस चीज को समझेंगे, ये कब आएगा? जब अपन ने प्रेसिपिटेट में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला। ये जो स्मॉल अमाउंट में डाला ये भी फिक्स्ड अमाउंट है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कितना भी डाल दें। जब स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। जब सॉल्यूशन बन चुका है इसके बाद मैं अगर इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब सॉल्यूशन बन चुका है इसके बाद अगर मैं स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालूं तब जाके ये प्रेसिपिटेट होगा, सॉल्यूशन बनने के बाद। अब मैंने पॉजिटिव आयन डाला, पॉजिटिव आयन मिलेगा मुझे इलेक्ट्रोलाइट से। पॉजिटिव आयन क्या करेगा? इन सबको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही इनको न्यूट्रलाइज करेगा सारे पार्टिकल्स वापस से सेटल हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए क्या ये सॉल्यूशन रहा? नहीं, ये तो वापस क्या बन गया? प्रेसिपिटेट बन गया। क्लियर है? अब हुआ ये, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, नेगेटिव आयंस एड्सॉर्ब हुए थे, पॉजिटिव आयन एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए पॉजिटिव आयन इस पर आ गया तो ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, साथ ही साथ बल्कि हो गया, इसलिए सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं यहां पर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये अनस्टेबल होते हैं। रिवर्सिबिलिटी की बात करें लायोफोबिक के लिए, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस सॉल्यूशन को हीट करता हूं, हीट करने से क्या होगा? जो एड्सॉर्ब हुए थे नेगेटिव आयंस वो ब्रेक हो जाएंगे। और अगर मैं इसको ड्राई कर देता हूं तो डीएम के साथ जितने भी आयंस थे वो भी निकल जाएंगे। तो इस कंटेनर में कौन रह जाएगा? डीपी पार्टिकल्स रह जाएंगे। अब अगर मैं इसमें फ्रेश डीएम डालता हूं, फ्रेश डीएम इंट्रोड्यूस करता हूं, क्या सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा? क्या कंडीशन अपने आप रिवर्स हो जाएगी? नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए इसका नेचर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? मैं कह सकता हूं इसका नेचर इरिवर्सिबल होगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे वापस से सारे स्टेप्स कैरी आउट कराने पड़ेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये बेसिक नॉलेज थी लायोफिलिक और लायोफोबिक की। जितनी भी चीजें, जितने भी मेथड अपन ने पढ़े, प्रेसिपिटेशन कराया, ये सब अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस मुझे यहां पर सिर्फ ओवरव्यू देना था। क्लियर है यहां तक? अब अगर अपन बात करें यहां पर प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें स्टेबिलिटी, तो अपन ने देख लिया लायोफिलिक सोल क्या होंगे? स्टेबल। लायोफोबिक सोल कैसे होंगे? लेस स्टेबल या अनस्टेबल। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी। लायोफिलिक में अपन ने देख लिया नेचर कैसा है इनका? रिवर्सिबल। लायोफोबिक में इरिवर्सिबल नेचर है। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, फोर्थ प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। किसके लिए देखते हैं अपन विस्कोसिटी? सॉल्वेंट के लिए। अब आप मुझे बताइए लायोफिलिक में डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, तो आप मुझे बताइए गाढ़ापन यहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इजीली मोबाइल नहीं हो पाएंगे,
तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो चुकी है। तो यहां पर लिखा हुआ है विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी होगी वो सॉल्वेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। पर अगर मैं बात करूं लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक के केस में सॉल्वेंट से तो कोई अट्रैक्टेड ही नहीं है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जैसे प्योर स्टेट में थे वैसे ही सॉल्यूशन में मौजूद है, उनमें तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है किसी के साथ। तो मैं कह सकता हूं विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अगर मैं बात करूं अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो मान लीजिए ये क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं कह सकता हूं इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इसी अट्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अब सपोज करिए मैंने यहां पर डीपी पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन लायोफिलिक की। अब अगर मैंने डीपी पार्टिकल इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो मुझे पता है डीपी और डीएम के बीच में भी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। इनके बीच भी क्या होगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कंक्लूड करके, क्या ये अट्रैक्शन पहले से वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग? मैं कह सकता हूं ये जो अट्रैक्शन होंगे ये पहले से वीक हो चुके होंगे। अब नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक मां है, उसका एक बेटा है। अब मां क्या कर रही है, बेटे को खाना खिला रही है, बेटा खा खा खा। अब सपोज करो एक और बेटा हो गया, तो एक बेटा यहां, दूसरा बेटा यहां, खाओ अब तुम खाओ, खाओ अब तुम खाओ। तो आप मुझे बताइए प्यार बटा नहीं बटा? बट गया। और बहुत बार जनरली अपन ये भी सुन लेते हैं, मम्मी यही बोलती है एक आंख ये है दूसरी आंख वो है, तो अपन कह सकते हैं आंखें डिवाइड हो गई। तो मैं कह सकता हूं यहां पर पहले इनके साथ अट्रैक्शन लग रहा था, अब इनके साथ शुरू हो गया, मतलब ये जो अट्रैक्शन है ये वीक हो चुके हैं। तो लायोफिलिक के केस में मैं कह सकता हूं सरफेस टेंशन जो होगी वो डिक्रीज हो चुकी है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं सरफेस टेंशन इन लायोफिलिक क्या होगी, इज यूजुअली लो। पर अगर मैं बात करूं लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक में एज सच डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की, तो मुझे पता है हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स, या अपन कह दें एसोसिएशन ऑफ डीपी पार्टिकल्स विद डीएम पार्टिकल्स। कहां पे ज्यादा होगा, लायोफिलिक में। These are highly solvated as the particles have great affinity for solvent। अगर मैं लायोफोबिक की बात करूं तो यहां पर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन क्या होगा, बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। These are less solvated as the particles have less affinity for the solvent। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दे रखी है चार्ज। लायोफिलिक के केस में या तो चार्ज होगा ही नहीं, या चार्ज होगा भी तो बहुत कम होगा। ये अपन ने देख लिया था, द पार्टिकल्स हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज एट ऑल। पर अगर मैं बात करूं लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक पार्टिकल्स पे या तो नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो जाते हैं या पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अपने एग्जाम्पल में जो लिया था वहां पर I- एब्जॉर्ब हुआ था, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन है। अगर वहां पर अगर सपोज करो मैं वहां पर इलेक्ट्रोलाइट ले लेता AgNO3, तो Ag एब्जॉर्ब हो जाता, कॉमन आयन Ag, तो Ag एब्जॉर्ब हो जाता तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाता। तो मैं कह सकता हूं कि लायोफोबिक में चार्ज मौजूद होता है। द पार्टिकल्स कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। अगर मैं बात करूं विजिबिलिटी की, तो अपन ने विजिबिलिटी के बारे में बात करी थी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। वहां पर अपन ने देखा था कि विजिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं लायोफिलिक की, तो ये माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं रहेंगे। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, पर लायोफिलिक पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से अपन देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो पार्टिकल है उस पर
आयन एड्सॉर्ब हो चुका है, तो पार्टिकल की साइज क्या हो गई, कंपैरेटिवली बड़ी हो चुकी है, तो ये आसानी से विजिबल हो जाएंगे और लायोफिलिक विजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। याद करो जब अपन ने इनके स्टेबिलिटी की बात करी थी तो लायोफिलिक के केस में ये क्या थे, ज्यादा स्टेबल थे, मतलब ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा था तब जाके ब्रेक डाउन हो रहा था, तब जाके प्रेसिपिटेशन हो रहा था। तो मैंने यहां पर लिखा है प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। लायोफोबिक की बात करें तो प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लेस स्टेबल होते हैं, कम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालोगे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्लियर है। अब प्रेसिपिटेट बनता क्यों है डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, बस अभी कंपैरिजन देखना है, ओवरव्यू देख रहे हैं अपन। अगर अपन बात करें टेंडल इफेक्ट की तो यहां पर लेस स्कैटरिंग होगी लायोफिलिक के केस में, लायोफोबिक के केस में मोर स्कैटरिंग होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर पार्टिकल साइज क्या है, ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू लायोफिलिक। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दे रखी है माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट कौन करेगा, जो चार्ज कैरी करेगा। अपन को पता है यहां पर चार्ज बहुत कम होगा या तो नहीं होगा, तो यहां पर माइग्रेशन होगा तो बहुत कम होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मे और मे नॉट माइग्रेट एज दे मे और मे नॉट कैरी चार्ज। पर अगर मैं लायोफोबिक की बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा है माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कैथोड एज दीज पार्टिकल्स कैरी चार्ज। एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था लायोफिलिक डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन किन के लिए देखा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, जिलेटिन, स्टार्च, गम एल्बुमिन, सेल्यूलोस सॉल्यूशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, लायोफिलिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं लायोफोबिक की, डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, मतलब जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो कौन से नेचर के होंगे, इनऑर्गेनिक नेचर के होंगे, मोस्टली ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर, ट्रांजिशन मेटल, सॉल्ट लाइक गोल्ड, एएस एक्सेट्रा। मेरे साथ कंपल्शन यहां पर यह था कि ये जो डिफरेंसेस मुझे बताने थे लायोफिलिक और लायोफोबिक के, ये मुझे यहीं पर समझाने थे। कोलॉइड्स खत्म होते होते मैं वापस से एक बार इसको रिकॉल कराऊंगा, अभी बस आप सुनते रहो और समझते रहो। और यहां पर जितनी भी बातें अपन आगे करने जा रहे हैं या अपन ने करी है, ये सभी बातें साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बताई गई हैं। थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ डीपी, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज। ऑन द बेसिस ऑफ डीपी पार्टिकल्स अपन कोलाइडल सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, सेकेंड इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब सबसे पहले बात करेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की। अगर मैं नाम से इंफॉर्मेशन डिड्यूस करूं तो समझ में आ रहा है यहां पर जो डीपी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा वो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन के कारण होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे, जिनकी साइज कोलॉइडल पार्टिकल से छोटी होगी। जब ये छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स मल्टीपल नंबर्स में एसोसिएट होंगे, एग्रीगेट होंगे, तो किस रेंज में आ जाएंगे, कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो इस तरीके से अगर डीपी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसे बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो मैंने यहां पर लिखा है फॉर्मेशन बाय एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गोल्ड सोल, सल्फर सोल, सिल्वर सोल, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए अगर गोल्ड पार्टिकल्स, छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे तो वहां पर कौन से इंटर अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, वहां पर वॉन डेर वाल फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होंगे वो वॉन डेर वाल फोर्सेस होंगे। अगर अपन बात करें मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की तो नाम से समझ में आ रहा है बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा। अब अगर मॉलिक्यूल बड़ा है उसको कोलॉइडल साइज में लाना है, छोटा करना है, तो क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल को, बड़े से मॉलिक्यूल को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं। सूटेबल सॉल्वेंट में डालने से क्या होगा, उस मैक्रो मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उस सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो कोलॉइडल रेंज में लाया करेंगे।
तो इस तरीके से अगर डीपी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो अपन उनको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। यहां पर मैंने लिखा है इन सूटेबल सॉल्वेंट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स form solutions in which the size of particle may be in colloidal range। यहां पर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्टार्च, सेल्यूलोस, प्रोटीन एक्सेट्रा। अब आप खुद देखिए ये सारे एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब मैं कह सकता हूं इनका नेचर कैसा होगा, लायोफिलिक। क्लियर है। साथ ही साथ मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं कि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब यहां पर जो फोर्सेस होंगी वो वॉन्डरवॉल से स्ट्रॉन्गर होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स की। नाम से भी यहां पर अपन कुछ इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि एसोसिएटेड कोलाइड्स और मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स लगभग सिमिलर ही होंगे, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है। अगर मैं एसोसिएटेड कोलाइड्स की बात करूं तो एसोसिएटेड कोलाइड्स कौन से होते हैं, अगर मैं लो कंसंट्रेशन पे इनको लूं तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। वाटर में जाके क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, पर जैसे ही मैं इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और कैसा सोल्यूशन बना देते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो एसोसिएटेड पार्टिकल है, एसोसिएटेड पार्टिकल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसे बोलते हैं अपन मिसल। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, सब्सटेंसेस विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसंट्रेशन बट गेट एसोसिएटेड एट हायर कंसंट्रेशन एंड बिहेव एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस। These associated particles are also called missiles। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मिसल का एग्जाम्पल होता है सर्फेक्टेंट्स, और सर्फेक्टेंट के फर्दर एग्जाम्पल होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लियर है यहां तक। अब अपन को पढ़ना किसके बारे में है, एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, मिसल का। मिसल के एग्जाम्पल क्या है, सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट के फर्दर एग्जाम्पल क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लियर है यहां तक। अब मुझे एक बात बताइए, सोप इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? लॉजिकली सोच सकते हैं, आप नहाते तो होंगे ही, अगर नहीं नहाते हैं तो कोशिश करना नहाने की। जब आप नहाएंगे और सोप अपने बॉडी पे रब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप रब कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि झाग आएंगे, ऐसा नहीं होगा, फटाफट आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा पानी डाला और अगर अपन हल्का सा रब करते हैं सोप को तो फटाफट झाग आ जाते हैं। मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह या वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो सोप क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पानी में डालते ही क्या हो जाता है, इनका डिसोसिएशन हो जाता है। अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप कौन होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। दे आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। मतलब यहां पर लॉन्ग कार्बन चेन होती है। हायर फैटी एसिड्स का मतलब क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन होती है यहां पर। अब अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही मैं सोप का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो क्या होता है, इनका क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है और मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है।